Coulomb's law of magnetic force. This law states that the force of attraction or repulsion between two magnetic poles, यानी जो आपकी फोर्स होगी दो पोल्स के बीच में, अब दो पोल्स के बीच में कैसी फोर्स हो सकती है, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। अगर नॉर्थ साउथ हुए तो अट्रैक्ट करेगा, साउथ साउथ हुआ तो रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ हुआ तो रिपेल। ठीक है भाई, कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी आपकी दो पोल्स के बीच में वो या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी। वो किस पर डिपेंड करेगी, तो उन्होंने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोल स्ट्रेंथ की। जितना आपके मैग्नेट के पोल स्ट्रांग होंगे या कहो उनकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। इसको सेम कंपेयर करते चलना कूलम्स लॉ से। वहां पे भी यही था कि अगर दो चार्ज हैं, अगर कैसे चार्ज है मेरे भाई, दो चार्ज हैं तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स होती थी वो किस पर डिपेंड करती थी, उनके मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पर क्या है, पोल स्ट्रेंथ, यानी एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है। क्लियर है, कंपेयर करते चलना। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है किसके बीच में, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, वो किस पर डिपेंड करेगी, मैग्नेट्स की पोल स्ट्रेंथ पे। क्लियर है मेरे भाई, पहली बात, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द QM1 QM2। अब देखो ध्यान से समझना, QM1 QM2 क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। और QM1 से क्यों डिनोट किया है, ताकि आपको थोड़ा सा लिंक रहे QQ से। जैसे मैंने इसको लिख दिया पोल स्ट्रेंथ QM1, यानी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। Q सिर्फ डिनोट करने के लिए लिया है, कंफ्यूज मत होना कि Q क्यों लिया, सिर्फ डिनोट करने लिया QM1 और इसको मैंने मान लिया QM2। क्या मान लिया, M2। M इसलिए लगा दिया M4 मैग्नेटिक। ठीक है, QM1 और QM2। क्लियर है मेरे भाई। तो पहली बात कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा फोर्स ज्यादा, पोल स्ट्रेंथ कम फोर्स कम, नंबर वन। आगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो दो आपके पोल्स हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है इस बात पर भी फोर्स डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है फोर्स कम लगेगी, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब आपको याद आ रहा है कि सेम यही चीज हमारी कूलम्स लॉ में भी थी, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ पढ़ा था। वहां पे भी क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहाँ पर भी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी दो पोल्स हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यहाँ पर भी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है। तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द QM1 QM2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बात क्लियर है मेरे भाई। और QM1 QM2 क्या है, फिर से बता दे रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ। QM1 QM2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ। सिर्फ हमने डिनोट किया है QM1 से, QM1 एक पोल की, QM2 दूसरे पोल की। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम जानते हैं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है फिजिक्स में तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है और हम उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और इक्वल लगाया तो यहां पर आ गया एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज K। अब K की क्या वैल्यू होती है वो लिखा दूंगा, तो F इक्वल्स टू K QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। K क्यों आया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया। और यहाँ पे जो Q की वैल्यू होती है, अब देखो अगर SI यूनिट में बात हो रही है और जो पोल्स हैं यानी जो मैग्नेट है उसके जो एंड है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो पोल्स हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं, तो फिर आपकी K की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। K की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्लियर है भाई। तो आपका फॉर्मूला बन गया, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। K की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ठीक है। आगे, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होता है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, यानी कि वो मीडियम कितना अलाउ कर रहा है। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इज इक्वल टू द 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर, यानी जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। किसकी, म्यू नॉट की वैल्यू। तो जो अपन ने लिखा था ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की कितनी गिवन है, 4 पाई इंटू 10 टू द -7 पुट कर दो। म्यू नॉट की गिवन है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन में 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 टू द पावर -7 और यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। क्लियर है। तो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, या तो ऐसे याद रखो कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द -7, या सिंपल ऐसे याद रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे यूनिट मैग्नेटिक पोल। अब बात आती है कि आपने क्या बात करी अभी तक, आपने बात की एक मैग्नेट है, उसका एक एंड है नॉर्थ पोल, एक एंड है साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपने चेक किया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लगने वाली जो फोर्स है उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, और आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि भाई वो एक्सप्रेशन होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। अब बात आती है कि उस पोल को कैसे डिफाइन करोगे, यानी कहना चाह रहे हैं कि जो ये पोल है, मैग्नेट है, इसका जो पोल है नॉर्थ और साउथ,
ये आपका कितना है, यूनिट है, यूनिटी है यानी कि 1 है। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे कि व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, यार क्लियर है। तो आपका वही है डिफाइन यूनिट मैग्नेटिक पोल, यानी यूनिट मैग्नेटिक पोल कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो ऐसा तो फिजिक्स में अक्सर आता रहता है, डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 एम्पीयर, हम कैसे डिफाइन करते थे, फॉर्मूले में पुट करो, देखते हैं। अब कितना बोल रहा है, डिफाइन यूनिट मैग्नेटिक पोल, फॉर्मूले में पुट करेंगे, एफ इक्वल्स टू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम वन क्यू एम टू बाई आर स्क्वायर, यही तो है मेरे भाई फॉर्मूला। अब एक बात बताओ, एफ इक्वल्स टू क्यू अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 बाई क्यू एम वन क्यू एम टू बाई आर स्क्वायर है। अब चाहता क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल यूनिट को डिफाइन करूं, यानी कि जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल हो कितने हैं, यूनिट पुट कर दो, इसको 1 यानी 1 इंटू 1, और कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मान लो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो ये भी 1, तो सब कुछ क्या हो गया 1। और म्यू नॉट अपॉन 4 बाई की वैल्यू कितनी है, 10 टू द माइनस 7, 10 टू द माइनस 7 इंटू 1, यानी फोर्स कितनी आ गई, 10 टू द पावर माइनस 7। तो आप ध्यान से समझना कैसे डिफाइन करेंगे। अ यूनिट मैग्नेटिक पोल, a unit magnetic pole may be defined as that pole which when placed in a vacuum, मैग्नेटिक यूनिट डाइपोल आपका वो पोल होता है जब डिफाइन किया जाता है, कब, जब उसको कहाँ रखें, वैक्यूम में रखें। आगे सुनो, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, जो यूनिट पोल हैं वो कहाँ रखे जाएं, वैक्यूम में, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। एन आइडेंटिकल पोल रिपेल इट विद द फोर्स ऑफ 10 टू द माइनस 7 न्यूटन, अगर वो आइडेंटिकल पोल हैं तो वो रिपेल करेंगे कितनी फोर्स से, 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन की फोर्स से। कितनी फोर्स है मेरे भाई, 10 टू द माइनस 7 न्यूटन की फोर्स से। फिर से बता देता हूं, ध्यान से समझो। अगर आपके पास यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करना है तो ये मान के चलना है कि एक यूनिट मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ पोल मान लो, और सेम आइडेंटिकल दूसरा यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो भी नॉर्थ पोल, ये भी यूनिट नॉर्थ पोल, ये भी यूनिट नॉर्थ पोल। अगर ये दोनों नॉर्थ पोल वैक्यूम में रख दिए जाएं 1 मीटर के डिस्टेंस पर, और अगर इन पर लगने वाला फोर्स 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन का हो, तो समझ जाना कि दोनों पोल जो है वो कितने हैं, यूनिट मैग्नेटिक पोल है, यानी कि उनका जो पोल स्ट्रेंथ हो क्या है, यूनिट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, डिफाइन कर पाओगे, नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, देखो रिलेट करते हुए चलोगे तो चीजें आसान रहेंगी, क्योंकि जब तुम उससे याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, प्लस क्यू चार्ज होता है माइनस क्यू चार्ज होता है, एक डिस्टेंस पे होते हैं, 2l डिस्टेंस होता था, इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सेम अपन का मैग्नेटिक डाइपोल होता है, लेकिन यहाँ फर्क क्या आता है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज अलग से लाए जाते थे, लेकिन हमें तो पता है मैग्नेट में तो हमेशा ही डाइपोल होता है, यानी एक नॉर्थ साउथ तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो मैग्नेट तो खुद से ही डाइपोल की तरह ही बिहेव करती है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल कैसी होगी, एक साउथ होगा एक नॉर्थ होगा, दोनों के बीच में 2l डिस्टेंस ले लो, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक डाइपोल। अब यही समझाया गया होगा, पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेट का डिफाइन किया जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। सेम वही है, वहां क्या होता था, चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यहाँ पर भी वही है कि आपकी पोल स्ट्रेंथ ले लो यानी कि QM, यानी मैग्नेटिक डाइपोल को उनको कैसे लिखोगे, M इक्वल्स टू, यानी M किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को, तो M इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ क्या मानी थी, QM इनटू लेंथ यानी कि 2l। तो याद करो वहां भी तो ये होता था, P इक्वल्स टू Q इंटू 2l, वहां पर P से डिनोट करते थे, यहाँ पे M से नोट कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला है। तो M इक्वल्स टू QM इंटू 2l, हियर QM इज द पोल स्ट्रेंथ, 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो आपको किसका फॉर्मूला पता चल गया, मैग्नेटिक डाइपोल का। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब आपको याद रखना पड़ेगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इट मींस इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या होता है मेरे भाई, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब याद क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ, कंफ्यूज मत होना। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का होता है साउथ टू नॉर्थ, दोनों अलग अलग हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ, दोनों में फर्क याद रखना। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो गई, यानी वेक्टर फॉर्म में हो गया M वेक्टर इक्वल्स टू QM 2l वेक्टर, M वेक्टर QM इनटू 2l वेक्टर। अब यहाँ लिख दिया वेयर QM इज द पोल स्ट्रेंथ, QM क्या पोल स्ट्रेंथ, एंड 2l इज द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द डाइपोल। जो लेंथ 2l है वो क्या है, दो पोल्स के बीच की लेंथ है। मेजर्ड इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, तो मेजर कहाँ हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, वो तो पहले बता दिया, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। ऐसे याद रखना कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है आपका, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला। कितनी, जूल पर टेस्ला। नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने जो बात की वो किस किसकी कर ली, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कर ली, यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल कितना वो बात कर ली, और हमने शुरू में बात क्या की थी कि जो अपन का मैग्नेट है उसकी हमने क्या निकाली थी, डाइपोल मूवमेंट भी कैलकुलेट किया था, उसका डायरेक्शन वगैरह क्या होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन देना हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।
आज अपन लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी एक मैग्नेट होती है उसकी एक्सिस पर, उसके एक्सियल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। यानी मान लो ये मैग्नेट है, इसकी एक्सिस का मतलब है इस तरफ एक लाइन जाएगी और इस तरफ एक लाइन जाएगी, इसकी एक एक्सिस, इसकी एक्सिस पर कहीं भी जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। इस टाइप का टॉपिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था, वहां पर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्लियर है, वहां भी हमने किया था, उसी टाइप का है, एकदम सिमिलर टाइप का ही है कि वहां पर हम क्या करते थे, दो चार्ज होते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और यहाँ क्या करेंगे, बार मैग्नेट जो कि खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर, इसकी एक्सिस पर यानी इसी पर, ना उस पॉइंट को आप इधर ले सकते हैं ना इधर लग सकते हैं, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट पर। क्लियर हो गया क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो अब अपन को जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके लिए अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक बार मैग्नेट चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, लेट एन एस बी अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड पोल स्ट्रेंथ QM। यानी कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इस तरीके से मान लो इसकी लेंथ है 2L, कितनी लेंथ है 2L, NS एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 2L, वो मैंने बना रखा है L में डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर पूरी लेंथ 2L है इट मींस कि आधी लेंथ L और L, क्योंकि L प्लस L बन जाएगी पूरी लेंथ 2L। ठीक है, आगे बोला गया है लेट NS बी अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जो इसके पोल हैं यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो QM से डिनोट की है। डिनोट करने का तरीका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, QM किससे, QM से। ठीक है, QM क्या बता रहा है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM। यहां तक क्लियर है, बार मैग्नेट और उसकी पोल स्ट्रेंथ और बार मैग्नेट की लेंथ। आगे बढ़ते हैं। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट पॉइंट P। सपोज करो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है। अब चूंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होना चाहिए, तो देखो ये मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2L है, हमने इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P। जब हमने इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P, तो क्या हुआ, इस पॉइंट P पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इसके लिए हमने कुछ डिस्टेंस भी लिए हुए हैं कि जो पॉइंट P है वो बार मैग्नेट से कितना कितना दूर है। बात करते हैं, पूरी मैग्नेट 2L लेंथ की है, यानी अगर मिडिल से बात करूं तो यह हाफ लेंथ L हो गई, हाफ लेंथ L हो गई। मैंने बोला कि इस मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इस मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पर है और मैं चाहता हूं कि इसके पोल से वो पॉइंट कितना दूर होगा, वो कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे अगर सेंटर से R डिस्टेंस पर है, अब तुम चाहते हो कि कैलकुलेट ये करना है कि साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। क्या कैलकुलेट करना है, साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। तो कितना होगा, सेंटर से पॉइंट P कितना दूर है, R डिस्टेंस, और सेंटर और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। तो टोटल साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर हो गया, R प्लस L। तो देखो L प्लस R, तो वही लिखा है R प्लस L, साउथ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस हो गया। क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम मैग्नेटिक फोर्स लाएंगे, वहां डिस्टेंस भी आता है। तो क्लियर हो गया, साउथ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है। आगे अब बात करते हैं नॉर्थ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। तो आप देख पा रहे हो नॉर्थ पोल सेंटर से पहले है और सेंटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, L है। तो नॉर्थ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। कितना हो जाएगा मेरे भाई, R माइनस L। क्या डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया? अब कोई ऐसी चीज तो नहीं डायग्राम में जो समझ ना आए, देख लो ध्यान से। NS बार मैग्नेट है, R प्लस L डिस्टेंस है साउथ पोल से पॉइंट P तक का, L अपन का डिस्टेंस है सेंटर से नॉर्थ सेंटर से साउथ, यानी पूरी बार मैग्नेट है 2L लेंथ की, और सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे। अब बच्चे FS और FN इसकी बात कर लेंगे। अब एक बात बताओ, अपन की बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा, पॉइंट P पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, अब हम क्या करेंगे, आगे कहानी सुनते हैं जी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि लेट NS बी द बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, पोल स्ट्रेंथ QM, और सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। सपोज करो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कहां पर, पॉइंट P पर। ठीक है, कहां लाई कर रहा है पॉइंट P, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट पर। यहां तक क्लियर है। आगे, इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट P। आप इमेजिन करिए कि जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो कहां पर रखा है, पॉइंट P पर रखा है। यहां पर एक बात समझ लो, इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया इमेजिन, क्योंकि आप में से काफी बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि जो अपन के पोल होते हैं, जो अपन के क्या होते हैं, मोनोपोल होते हैं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करे या नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे, हमेशा मैग्नेट तो डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करती है। अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। तो भाई बात तो सही है आपकी। तो इसीलिए इन्होंने क्या यूज किया, इमेजिन करो, एक्चुअल में तो रख ही नहीं सकते, तो इमेजिन करो पॉइंट P पर नॉर्थ पोल रख दिया। अब ध्यान से समझना, यही समझा देता हूं, बाकी लिखने वाली बात आगे करूंगा। कि अगर आपने इमेजिन किया है मेरे भाई कि इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल है, तो अब देखो फोर्स कैलकुलेट करता हूं। इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, मैंने माना कि Fn फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अब एक बात बताओ, ये भी नॉर्थ पोल
और पॉइंट पी भी क्या है, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस नॉर्थ पोल की वजह से जो एफ एन फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन इस साइड होगा, कह सकता हूं भाई, सीधी सी बात है। ये नॉर्थ पोल है, पॉइंट पी पर भी क्या रखा, नॉर्थ पोल रखा, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। तो एफ एन का डायरेक्शन हो गया आउटसाइड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं साउथ पोल से। अब चूंकि हमने इमेजिन किया है पॉइंट पी पर नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अपन का जब ये पॉइंट पी पर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये। तो एफ एस अपन का हो गया इस डायरेक्शन में, यानी एफ एस मीनिंग है फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल इस डायरेक्शन में, एफ एन यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में। यहां तक जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। डायग्राम क्लियर है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से समझना। देन फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपनी वीडियो में कि भाई दो मैग्नेट के बीच में या दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन कितना होता है, वो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में। तो वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले वाली वीडियो देखो, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वाली। अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमारे पास इस टाइप का था कि भाई बाहर मैग्नेट थी, ठीक है, बाहर मैग्नेट में इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, हमारा पॉइंट पी था, पास में लिख ले रहा हूँ, मुझे समझाना है, ठीक है। अब पॉइंट पी पर दो फोर्स लग रही थी, एफ एन और एफ एस। एफ एन लग रही थी इस डायरेक्शन में, एफ एस लग रही थी इस डायरेक्शन में। ऐसे इधर बनाता हूँ डायग्राम को कि एफ एन लग रही थी इस डायरेक्शन में और एफ एस लग रही थी इस डायरेक्शन में। तो ये तो पता चल गया था एफ एन उधर लग रही है क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ, उधर भी यूनिट नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, मैग्नेट का साउथ यूनिट नॉर्थ पोल अटैक करेगा। तो एफ एन और एफ एस का डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन हमें एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन क्या होगा। बात समझ आ रही है। तो एक्सप्रेशन हमें कौन बताएगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है कि जब भी आपको दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना हो, यानी एक नॉर्थ पोल है दूसरा नॉर्थ पोल, और आप चाहते हो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, वो आपको कौन बताएगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या कहता है, ध्यान से समझना, एफ एन की वैल्यू कितनी होगी, यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, यानी जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसकी वजह से पॉइंट पी पर कितनी फोर्स लगेगी, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझते हैं कैसे आया, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या कहता था, क्यू एम, यानी जिस पोल की वजह से फोर्स लगा रहे हो। अब देखो नॉर्थ पोल, इसके मैग्नेटिक पोल क्या माने थे हमने, क्यू एम, क्या माने थे, पोल स्ट्रेंथ क्यू एम मानी थी, तो पोल स्ट्रेंथ क्यू एम हो गई। अब अगला पॉइंट क्या था कि उस पोल से लेके जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से समझो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था क्योंकि पूरी मैग्नेट थी 2L लेंथ की, और नॉर्थ पोल से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, अपन का सेंटर से था आर डिस्टेंस, सेंटर से कितना था आर, तो आर माइनस एल। बात समझ आ रही है ना। नॉर्थ पोल से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस वो कितना होगा, आर, यानी कि सेंटर से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस एल, यानी नॉर्थ पोल से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस। तो अब नहीं वो क्या नाम है, एल कितना था, सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस एल, और सेंटर से लेके उस पॉइंट का डिस्टेंस आर, तो आर माइनस एल बचेगा कितना, ये वाला पार्ट। तो वही लिखा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नॉर्थ पोल के फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है, उसके बाद आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जिस पोल से आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पर उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी डायग्राम में कितना था, आर माइनस एल, वरना देखना हो तो देख लो कितना था, नॉर्थ पोल से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर माइनस एल, कितना होगा, आर माइनस एल। क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक एल है, तो बचेगा कितना, आर माइनस एल। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखा है मैंने, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। सिमिलर तरीके से जैसे एफ एन निकला है यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, उसी तरीके से सिमिलर तरीके से हमारा फोर्स ड्यू टू साउथ पोल भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि एफ एस क्या होगा, उसमें भी फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज, अब देखो एफ एस फोर्स ड्यू टू साउथ पोल कांस्टेंट रहेगा, वो फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल अपन को कैलकुलेट करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है क्यू एम पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम ही मानी है, नॉर्थ पोल की भी क्यू एम साउथ पोल की भी क्यू एम, हालांकि नेचर अलग है, एक का साउथ है एक का नॉर्थ है, नेचर अलग है, लेकिन पोल की स्ट्रेंथ में मैग्नीट्यूड है वो तो सेम माना है, तो क्यू एम हो गया। अब बात आती है डिस्टेंस की, किसकी आती है, डिस्टेंस, यानी साउथ पोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो डायग्राम में देखो कि साउथ पोल से पॉइंट पी, ये रहा साउथ पोल, ये रहा पॉइंट पी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, कितना है, आर प्लस एल। तो क्या मैं कह सकता हूँ साउथ पोल से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे भाई, आर प्लस एल। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता चल गया फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स और मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से फोर्स। यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है देखो, अलॉन्ग एन पी। अलॉन्ग एन पी का मतलब क्या है कि भाई अपन का क्या था, इधर इधर था साउथ, इधर था नॉर्थ, इधर था पॉइंट पी, तो एन पी क्या कहना चाह रहा है, इस तरफ। तो भैया सही बात है, अलॉन्ग एन पी यानी यहाँ पर रिपेल हुआ था, और यहाँ लगा अलॉन्ग पी एस, यानी पी से साउथ की तरफ, पॉइंट पी से साउथ पोल की तरफ, यानी अलॉन्ग पी एस। तो इसीलिए एक का डायरेक्शन हो गया अलॉन्ग एन पी, यानी एन से पॉइंट पी की तरफ, एक का डायरेक्शन हो गया अलॉन्ग पी टू एस, यानी पॉइंट पी से एस की तरफ। तो दोनों के डायरेक्शन हो गए। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब क्या होगा, सिंपल,
अब हमें पता है कि उस पॉइंट पे फोर्स कितनी होगी, अब मैं कैलकुलेट करना उस पॉइंट पे फोर्स कितनी होगी। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से 7 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं, 7 न्यूटन की, और यहाँ से मैंने लगाई फोर्स 5 न्यूटन की, बताओ कौन सी फोर्स है, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, कहाँ करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इधर से 7 न्यूटन लगी, इधर से 5 न्यूटन लगी, तो इधर वाली फोर्स ज्यादा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स का आएगा वो कितना आएगा, 2 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड वाली। तो डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, ये मैटर करता है कि फोर्स कौन सी वाली बड़ी है। क्योंकि देखो इधर 7 न्यूटन की फोर्स थी, इधर 5 न्यूटन की फोर्स थी, तो 5 न्यूटन ने 5 न्यूटन को तो कैंसिल कर दिया, पर अभी 2 न्यूटन ज्यादा था, तो भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव इधर करेगा, कितनी फोर्स से, 2 न्यूटन की फोर्स से। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ से 7 न्यूटन की फोर्स होती और यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगती, यहाँ से 7 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करता और कितनी फोर्स से करता, 7 न्यूटन को तो कैंसिल कर देती, बचा 3 न्यूटन को, 3 न्यूटन से इधर मूव करता। तो सेम यहाँ पर दिक्कत आएगी कि भाई इतना तो पता चल गया, एक पॉइंट पी है, डायग्राम को अगर मैं देखूं तो इतना तो पता चल गया, ये पॉइंट पी पर हमें फोर्स निकाल लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि एफ एन बड़ा है या एफ एस बड़ा है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें। तो एक बात बताओ, ध्यान से समझ के बताना, फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स हमने देखा किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो क्यूएम पे फोर्स डिपेंड करता है, क्यूएम पोल स्ट्रेंथ पे, और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। दिख रहा है साफ साफ। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पे तो कांस्टेंट ही रहता है। अब एक बात बताओ कि पोल स्ट्रेंथ सेम है दोनों की, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरी जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, किस पे करेगी, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस पे भी कैसे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतनी कम, और डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतनी ज्यादा। तो पता कर लो, जिस पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस कम हो वहीं फोर्स ज्यादा होगी, और जिस पोल से पॉइंट पी जितना दूर होगा उतनी फोर्स कम होगी। पता चल गया। अब बताते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर एक बात बताओ, नॉर्थ पोल के ये पास में है पॉइंट पी, नॉर्थ पोल के पॉइंट पी पास में, यानी डिस्टेंस ज्यादा, वो सॉरी डिस्टेंस कम है भाई, नॉर्थ पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस पास है साउथ पोल के कंपैरिजन में, तो डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। हमें साफ साफ दिख रहा है साउथ पोल से पॉइंट पी ज्यादा दूर है, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगी, यानी एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एस। ये बात बहुत अच्छे से भाई समझ आ गई, और आनी भी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, नॉर्थ पोल से डिस्टेंस है कम, अब जितना डिस्टेंस कम उतनी फोर्स ज्यादा। अब साउथ पोल का कंपैरिजन करूंगा तो पोल स्ट्रेंथ तो दोनों की क्यूएम है, नॉर्थ की भी क्यूएम साउथ की भी क्यूएम, लेकिन साउथ पोल का पॉइंट पी से डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम होगी। तो कंक्लूजन निकला कि एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एस, यानी जो अपन की रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, एफ एन। क्लियर है। अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं, देखो आगे की बात। तो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी इज, तो जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, क्योंकि हम दो चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं कि एफ एन इस डायरेक्शन में, एफ एस इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स के अलग अलग मैग्नीट्यूड की। तो अब पता चलेगा कि इस पॉइंट पर कितनी फोर्स रहने वाली, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट भी होगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि उस पॉइंट पर कितनी फोर्स होगी। तो देखो बी एक्सियल, बी एक्सियल क्यों लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट था, तो बी एक्सियल से नोट कर दिया। कितना होगा देखो ध्यान समझना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी, यानी ये कह रहे हैं कि जो बी एक्सियल होगा वो इक्वल होगा कि पॉइंट पी पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है, यानी रिजल्टेंट फोर्स। अब एक बात बताओ, भले ही 7 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगे, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगे, रिजल्टेंट तो 2 न्यूटन ही निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। तो वही वो कह रहा है कि भाई पॉइंट पी जो है आपका, जो आपका पॉइंट पी है, यानी इस तरीके से, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इसकी एक्सिस पर जो आपका पॉइंट पी है, आपने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिया, एफ एन इस डायरेक्शन में, एफ एस इस डायरेक्शन में। तो ये बोल रहे हैं पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। अब फोर्स कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो लिखा है फोर्स एक्सपेंड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी। तो देखो एफ एन माइनस एफ एस। अब आपको क्लियर हो गया कि मैं एफ एन माइनस एफ एस क्यों कर रहा हूँ भाई, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार समझा चुका, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वही तो सबस्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एन से पॉइंट पी का डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू साउथ से पॉइंट पी का, तो एफ एन ज्यादा है, तो एफ एन ही तो कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा एफ एन माइनस एफ एस। जैसे अपन कर रहे थे 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है 7 न्यूटन का इधर, तो 10 माइनस 7 तभी तो निकलता है 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो जो ज्यादा फोर्स होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वही रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन रहता है। तो देखो यहाँ पे एफ एन माइनस एफ एस करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो एफ एन की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो। ठीक, अब देखो एफ एन माइनस एफ एस कर रहे हैं, एफ एन की वैल्यू कितनी थी मैं यहाँ लिखते जाऊंगा साथ के साथ। एफ एन की वैल्यू थी मेरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये थी कि नहीं थी। एफ एन की वैल्यू याद हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मेरा लेक्चर देखो पेन और नोटबुक लेके बैठो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, और जब भी मैं बोलता हूँ ना चेक करो, तो तुम ऊपर जाके चेक कर सकते हो, मुझे तो स्लाइड बदलनी पड़ेंगी। आपको क्या करना है, सिंपल बस जो आप लिखते जा रहे हो चेक कर लो कि हाँ भाई एफ एन की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस
माइनस लग गया। अब देखो एफ एस फोर्स ड्यू टू साउथ पोल कितना था वो भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपन का हो गया एफ एन माइनस एफ एस। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, एफ एन माइनस एफ एस हो गया। अब एक को ध्यान से बताना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में है, कॉमन ले सकता हूँ। क्यू एम और क्यू एम ये भी क्या है, सेम है, कॉमन ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैं क्यू एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं दोनों में, तो वही कर दिया। म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम बाहर निकल चुका, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम जो लिख दिया आपने, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लो, सिंपल देखो। अब एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस एल का होल स्क्वायर काट देगा, ऊपर आएगा आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब इधर क्या बचेगा, आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर गया तो इधर बचेगा आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है? और बाहर क्या चल रहा है, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आ रहा है। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर आगे आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, देखना यही आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर ये डायरेक्ट स्टेप लग रहा है कि सर इसके बाद सीधा ये कैसे आ गया, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो करके दिखाता हूँ भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक और लाइन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई एच लिखा रहने तो अंदर सॉल्व करूंगा। देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस का साइन लग गया, ब्रैकेट ले रहा हूँ क्योंकि अंदर वाला सॉल्व करना है। आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब बताओ आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्लियर ये रहेगा? अब नीचे देखो, ऊपर वाला खोल दिया मैंने, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का साइन एज इट इज, आर माइनस एल का होल स्क्वायर भी खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब देखो ध्यान से नीचे क्या बचा, आर माइनस एल का स्क्वायर था, आर प्लस एल का स्क्वायर था। एक बात बताओ, कहीं पर इस तरीके से लिखा हो मैथ्स के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे लिखा हो, तो क्या मैथ्स इतना अलाउ करता है कि दोनों को एक साथ लिख दो, ए बी का होल स्क्वायर? अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर, तो सेम यहाँ कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख के होल स्क्वायर में बंद कर सकता हूँ। जैसे इनको लिख देता हूँ मैं आर माइनस एल ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो जाता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो सेम कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, यानी आर माइनस एल और आर प्लस एल को मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक और लाइन ले रहा हूँ नीचे, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम, ये तो एज इट इज आएगा, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम अपॉन 4 पाई। अब देखो ध्यान से समझना, आर स्क्वायर, देखो माइनस, अब ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, ध्यान से समझना, ये समझा दूं? ठीक है, ये समझाता हूँ, देखो ध्यान से समझना, माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस का आर स्क्वायर, यानी इससे ये कट गया, यहाँ प्लस का एल स्क्वायर, जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या बनाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, माइनस के एल स्क्वायर से ये कट गया एल स्क्वायर। अब देखो माइनस बाहर है, अंदर है माइनस का 2rl, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा इसे क्या कर देगा, 2rl को पॉजिटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2rl, ये भी 2rl, तो यहाँ बन जाएगा 4rl। कितना बन जाएगा, प्लस 2rl, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे प्लस, तो 2rl प्लस 2rl ऐड हो गया 4rl अपॉन नीचे क्या बचा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए कुछ मैथ्स के, एक फॉर्मूला होता है अपन का a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी और a प्लस बी, ये बताओ किसके इक्वल होता है अगर याद हो तो, या x प्लस वाई या x माइनस वाई याद किया होगा, a माइनस बी ए प्लस बी होता है मेरे भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कह सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब चेक करो सारे स्टेप्स के बाद क्या उसने वही लिखा था, चेक करते हैं। इसके बाद, अब इसके बाद वाले स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा दिए सारे आपको। ठीक है, तो देखो लास्ट में क्या आया, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, 4rl नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी इतने स्टेप थे इसके बीच में। जिन लोगों को कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है उनके लिए करके दिखाया है। बात क्लियर है? नोट करना हो पहले नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूँ।
ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिया। अब देखो साफ सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, इस पर ध्यान देना है। म्यू नॉट क्यू एम अपन 4 पाई 4 आर एल अपन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं? ध्यान से समझना, छोटा सा समझाऊंगा कि म्यू नॉट क्यू एम लिखा हुआ है इनटू 4 आर एल लिखा है। म्यू नॉट को ऐसे लिख दूं मैं, म्यू नॉट एज इट इज, क्यू एम एज इट इज। मैं 4 आर एल को तोड़ना चाहता हूं, इतना तो मैं सलाह करता है ना, कहीं 4 लिखा है तो मैं 2 इंटू 2 लिख दूं, कहीं 6 लिखा है तो मैं 2 इंटू 3 लिख दूं, कहीं 9 लिखा है तो मैं 3 इंटू 3 लिख दूं। मैथ्स को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो सेम यहाँ पे 4 आर एल को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि क्यू एम इंटू 2 इंटू 2 आर, ऐसे लिख दूं 2L इंटू 2 आर, ताकि 2 इंटू 2 4 आर एल हो जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? 2L इंटू 2 आर लिखने में ओके। नीचे मेरा वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे कुछ नहीं किया, जो ये 4 आर एल है इसको कैसे लिख दिया, ब्रैकेट लिख देता है 2 आर इंटू 2L लिख दिया है, 2 आर इंटू 2L। अब एक बात बताओ कि क्यू एम इंटू 2L क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी एक फॉर्मूला होता है कि क्यू एम इंटू 2L इक्वल्स टू एम होता है, बट क्यू एम इक्वल्स टू 2L, QM इक्वल्स टू 2L इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो क्या मैं QM इंटू 2L को M लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो BXCL का फॉर्मूला कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो मेरा ये QM इंटू 2L है उसकी जगह आ गया M, 2R एज इट इज रहा, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी सीधी बात है QM इंटू 2L, इस फॉर्मूले में QM इंटू 2L की जगह पर M पुट कर दिया, मेरा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, ये अपन का निकला है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, लेकिन ये एक बात बोल रहे हैं कि मान लो मैग्नेट अपन की जो है ये NS था, ठीक है, मैग्नेट से अपन का जो पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा दूर है। पॉइंट P क्या है? बहुत ज्यादा दूर। यानी कि जो ये डिस्टेंस हमने R माना था वो L से क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि शॉर्ट डाइपोल है। अगर डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटी है, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उसके कंपेरिजन में, तो हम इसकी लेंथ को इग्नोर कर देते हैं। लेंथ को इग्नोर करते हैं, यानी मान लिया तो कंडीशन क्या है? फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि आपका L इज मच लेस देन R, यानी जो ये लेंथ है वो R से बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम। L इज मच लेस देन R, देन वी कैन से कि जो अपन का बार मैग्नेट है वो क्या हो गया कि उसकी जो लेंथ है उसको या तो कह दो इग्नोर हो गया या कह लो बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है। तो फोर्स शॉर्ट डाइपोल क्या फॉर्मूला बनेगा? ध्यान रखना, ये कंडीशन फोर्स शॉर्ट डाइपोल के लिए मेन फॉर्मूला तो वही है जो अभी बताया था, म्यू नॉट अपन 4 बाई 2MR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपन का क्या बोल रहे हैं ये लोग? उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। इसको लेंथ R, उसको लेंथ को, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है, तो जैसे इग्नोर कर दोगे तो देखो क्या होगा। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR बाई R स्क्वायर L स्क्वायर। अब आपने L स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचा 2MR, नीचे बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर। बचा नहीं बचा? तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR, तो B इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन R की पावर 4, ये बनेगा। क्योंकि भाई वहां से L स्क्वायर तो हट गया ना, R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो L स्क्वायर हट गया तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया? R की पावर 4। एक R से 4 कट गया, 3 बचा, तो एक नया फॉर्मूला आ गया शॉर्ट डाइपोल के लिए। वो कितना आया? बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M बाई R क्यूब। फोर्स शॉर्ट डाइपोल, डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन वही रहेगा जिधर फोर्स ज्यादा है, यानी कि NP की तरफ, यानी इस तरफ रहेगा, क्योंकि इधर वाली फोर्स ज्यादा थी। क्लियर है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया फॉर द नॉर्मल डाइपोल, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया एट एक्सियल पॉइंट फॉर द शॉर्ट डाइपोल। यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आए फॉर्मूला तो ये लगाओ कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M बाई R क्यूब, और नॉर्मल डाइपोल आए तो फिर भैया फॉर्मूला पूरा लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, क्लियरली द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज द सेम डायरेक्शन एज दैट इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, कहा है कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो वही डायरेक्शन आई है जो कि डाइपोल की होती है। जैसे अब हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। तो भाई साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आई है N2P, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन भी है। तो वही बात बोल दिया बस कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आया? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, वी कैन राइट बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M बाई R क्यूब, वो 4 पाई 2M बाई R क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बी वेक्टर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वेक्टर आ गया, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, M अपना वेक्टर में आ गया, और R क्यूब। यहां तक क्लियर है? तो ये अपन का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, भाई मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर ये कर देते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ भी सजेशन टाइप का हो। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।
आज अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, आई होप आपने वाली वीडियो देख ली होगी या फिर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट आता होगा। तो दोनों में देखो फर्क क्या है, ये मैग्नेटिक वो है, एक मैग्नेट है। तब हमने बात की थी कि भाई इस मैग्नेट की वजह से इसकी एक्सिस पर, यानी ये जो है इसकी एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये वाली बात हमने पिछली वीडियो में की थी। यानी भाई ये मैग्नेट है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहां पर, इसकी एक्सिस पर। तो उसको नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। अब हम चाहते हैं कि इस बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा तो नहीं से मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, पूरे स्पेस में होता है, हर जगह पर होगा। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इस मैग्नेट से इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो। ध्यान से समझना, इक्वेटोरियल पॉइंट का मीनिंग का मतलब होता है जो इक्वल डिस्टेंस पर हो मैग्नेट के दोनों पोल से। अब देखो कहां कहां इक्वल डिस्टेंस आ सकता है, ध्यान से समझना। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो इस पोल से तो पास है पर इससे दूर है, क्या इक्वल डिस्टेंस है? भाई बिल्कुल नहीं है। अगर यहां कहीं लेता हूं तो भी इक्वल डिस्टेंस नहीं है। मुझे इक्वल डिस्टेंस कहां मिल सकता है, देखो ध्यान समझना। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाऊं, ये डिस्टेंस, और इससे ये डिस्टेंस, यानी ये जो पॉइंट है मेरा, इसको बोलूंगा मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है इसका इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको क्या बोलूंगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहां से भी इक्वल डिस्टेंस में है, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस में। तो अपन को इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इस मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बात क्लियर हो गई? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपन का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने अभी भी आपको समझा दिया, यानी कि मैग्नेट से जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट हो उसी को कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पढ़ते हैं क्या है, कंसीडर अ बार मैग्नेट एनएस। जैसे हमने वहां पे बार मैग्नेट कंसीडर की थी एक्सियल पॉइंट के लिए, यहां पे भी कंसीडर कर ली। कंसीडर अ बार मैग्नेट एनएस, हमने एक बार मैग्नेट ले ली एनएस और हमने माना कि उसकी लेंथ है 2l, यानी उस मैग्नेट की जो लेंथ है कितनी है 2l। ठीक है भाई, इस मैग्नेट की लेंथ है 2l, यानी कि आधी आधी कितनी हो जाएगी मिड पॉइंट से, l प्लस l 2l होता है। क्लियर है? आगे बोला है कि स्ट्रेंथ ऑफ द पोल, यानी उस मैग्नेट के पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो है QM, यानी ये पोल स्ट्रेंथ हो गई कितनी, QM। ये पोल स्ट्रेंथ हो गई QM। क्लियर है? तो पोल स्ट्रेंथ भी बता दी, मैग्नेट की लेंथ भी बता दी, जो मैग्नेट कंसीडर की है NS वो भी बता दी। आगे अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, suppose the magnetic field is to be determined at point P lying the equatorial line of the magnet NS। यानी अब हम चाहते हैं कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है मैग्नेट NS से एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखो समझने वाली बात क्या है कि मैंने क्या बोला था, ये एक मैग्नेट है, इक्वेटोरियल पॉइंट मेरा कहीं यहाँ था, यानी यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से भी सेम डिस्टेंस। तो जो ये पॉइंट है वो सेंटर से R डिस्टेंस पर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर होनी चाहिए बात। पोल से तो कितना डिस्टेंस मान लो x, या x सेम डिस्टेंस है, लेकिन सेंटर से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का, वो R है। तो वही बोला है कि एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी वो पॉइंट सेंटर से R डिस्टेंस पर है और इक्वेटोरियल पॉइंट है चूंकि, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर पर ही मिलेगा मैग्नेट के। बात क्लियर है? अब समझाता हूँ डायग्राम अपना कि डायग्राम में क्या क्या है। देखो ये हो गई मेरी मैग्नेट NS, ये हो गई इसकी लेंथ L प्लस L, यानी कि 2l, या फिर कह दो आधी लेंथ L आधी लेंथ L मैग्नेट की। क्लियर है? मैग्नेट हो गई। अब देखो साउथ पोल से पॉइंट P x डिस्टेंस पर है, साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर है, x डिस्टेंस पर। और मैंने क्या बताया था कि मेरा पॉइंट P कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर दोनों तरफ से। तो साउथ से पॉइंट P x डिस्टेंस पर है, तो नॉर्थ से भी पॉइंट P कितना ही है, x डिस्टेंस पर है, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट। x क्लियर हो गया। आगे बोला गया जो ये पॉइंट P है वो सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर है मैग्नेट के, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, वो भी लिख दिया। तो मैग्नेट हो गई, नॉर्थ और साउथ पोल हो गए, लेंथ हो गई। अब एक बात बताओ, अगर दोनों का सेम डिस्टेंस है तो इनका स्लोप भी तो सेम होगा, पॉइंट P तक का ये डिस्टेंस सेम है, तो बार मैग्नेट के साथ जो इसका स्लोप होगा, स्लोप यानी कि एंगल, वो थीटा है इसका, तो इसका भी तो रहेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो स्लोप भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है मेरी बात भाई? स्लोप सेम रहेगा तो इट मींस जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, इस लाइन के बीच में और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल भी सेम होगा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। यहाँ तक क्लियर है? तो जो जो टर्म लिखे हुए हैं वो सारे समझ में आ गए। अभी कुछ और भी बचे हुए हैं, वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। अब वो पॉइंट P पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पर भी हम वही मानेंगे कि सपोज करो पॉइंट P पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, सपोज करो पॉइंट P पर यूनिट नॉर्थ पोल रखा है, वो भी मैं लिखाऊंगा, समझा दे रहा हूँ। पॉइंट P पर नॉर्थ पोल रखा है, तो एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल है और पॉइंट P पर भी आप यूनिट नॉर्थ पोल रख रहे हो, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन होगा ये वाला, FN इस तरफ। क्लियर है? क्यों होगा इस तरफ, क्योंकि ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बात क्लियर है? अब आ जाओ इधर वाले पे, साउथ पोल है और ये यूनिट नॉर्थ पोल है। अब साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो FS का डायरेक्शन हो गया ये वाला, तो FN का डायरेक्शन हो गया ये वाला, FS का डायरेक्शन हो गया ये वाला। ये सेम वही वाला कॉन्सेप्ट चला है एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे क्या था, एक फोर्स का डायरेक्शन था इधर, एक फोर्स का डायरेक्शन था इधर। यहाँ पर क्या, एक फोर्स का डायरेक्शन है इधर, एक फोर्स का डायरेक्शन है इधर। यहाँ तक बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब आगे बोला गया है भाई, जो मैंने अभी बोल दिया है वो मैं लिख रहा हूं कि इमेजिन करो यूनिट नॉर्थ पोल है जो कि पॉइंट पी पर रखा हुआ है, देन फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी पॉइंट पी पर जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा तो उस पर फोर्स लगेगी। अब उस फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हमें कौन बताएगा? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल इज, यानी कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग जो पोल की वजह से पॉइंट पी पर फोर्स लग रहा होगा उसका एक्सप्रेशन कितना होगा? वो होगा Fn इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना था पोल से? डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था हमारा पॉइंट पी तक का x। कितना डिस्टेंस था डिस्टेंस से पॉइंट पी तक का x? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन x स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स निकाल दी, सिमिलरली हमें साउथ पोल की वजह से भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल इज Fs इक्वल टू क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पोल स्ट्रेंथ QM, उसकी भी है नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की भी, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है तो इस बार भी x स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल उसका एक्सप्रेशन भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM बाई x स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल इसका भी एक्सप्रेशन QM अपॉन 4 वो म्यू नॉट QM अपॉन 4 बाई x स्क्वायर। अब दोनों के ही एक्सप्रेशन सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अभी बात की थी ना कि एक का डायरेक्शन तो इस तरफ था और एक का डायरेक्शन नीचे की तरफ था, तो डायरेक्शन अलग अलग है फिलहाल, मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं। As the magnitude of Fn and Fs are equal, so their vertical component get cancelled, while the horizontal component add up along PR। इस बात को, इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ये वाली बात बहुत को समझ नहीं आती। इन्होंने बोला कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा वाला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा वाला, और कौन से कैंसिल हो गए और कौन से ऐड हो गए। हालांकि कुछ को तो समझ आ गया लेकिन कुछ को नहीं समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया वो समझो। अब देखो ध्यान से समझना, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है। अलग से डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, इसी पॉइंट को, इस पॉइंट पी को अलग से बनाऊंगा इस जगह पे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। पॉइंट पी मेरा ये है, मान लो पॉइंट पी मेरा ये है, एक फोर्स लग रही है Fn इधर, तो बना लेता हूँ पॉइंट पी पर एक फोर्स लग रही है Fn। कितनी लग रही है फोर्स? Fn। मानते हो कि नहीं? एक फोर्स लग रही है Fs इस डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन लग रही है Fs इस तरफ। अब एक बात बताओ, जब दो वेक्टर होते हैं तो उनके क्या होते हैं? कंपोनेंट हो जाते हैं। अब इसको देखो मैं डिवाइड करूंगा, ये वाली जो लाइन है वो मैं ऐसे बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये थीटा एंगल तब आपके मन में आ रहा होगा ये थीटा कैसे हो गया सर, ये आपने थीटा कैसे कर दिया, तो ध्यान समझना कैसे थीटा हो गया। थोड़ी सी वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं, अब ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है कि नहीं? ये लाइन पैरेलल है। अब एक बात बताओ कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल थे, याद हो तो। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन कंडीशन क्या आती? दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखना, ये पैरेलल लाइन है इसके मैग्नेट के और ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा नहीं होगा? क्लियर है? तो इस तरीके से थीटा हो गया, यानी ये थीटा है तो वो थीटा हो गया। तो सेम ये पैरेलल लाइन है किसके? इसके। तो ये पैरेलल लाइन है इसके, तो ये एंगल थीटा, तो वो वाला एंगल भी आपका क्या हो गया मेरे भाई? थीटा हो गया, ठीक है। अब ये एंगल थीटा हो गया आपका, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब क्या कहना चाह रहा है, अब यहां समझ आ गया ना, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब ये एंगल हो गया हमारा थीटा, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक है। अब ये एंगल थीटा हो गया। अब एक बात बताओ, आपको पता है जब भी कोई फोर्स होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, फोर्स नहीं कभी वेक्टर होता है, उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर आपका वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो ओके, अगर आपका वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट में तो ओके, लेकिन अगर आपका वेक्टर एक एंगल पर होता है, अगर आपका वेक्टर एक एंगल पर होता है तो उसके दो कंपोनेंट बोले जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो सेम यहाँ होगा, इस फोर्स Fn के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो देखो ध्यान से समझना, एक तो मैंने मान लिया कि ये वाला कंपोनेंट है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर वाला कंपोनेंट होगा Fn sin थीटा। कितना होगा मेरा? Fn sin थीटा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा थीटा के बगल वाला कंपोनेंट होता है वो cos थीटा में जाता है। तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट Fn sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया Fn cos थीटा। कितना हो गया? Fn cos थीटा। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, सेम यहाँ पर होगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम फोर्स है, ठीक है। सेम फोर्स है, उनका रिजल्टेंट कहाँ जाता है? मिड में से जाता है। आप लोगों को पता होगा दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो मिड में से जाता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इस वाली फोर्स के भी निकालो, Fs के भी क्या निकालो? दो कंपोनेंट। तो Fs का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इधर भी इसका क्या होगा? Fs sin थीटा, Fs sin, इधर भी क्या होगा? Fs cos थीटा। यानी ये वाला पॉइंट इसको दिखा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन वही होगी, एक गया ऊपर Fn sin थीटा, एक गया इधर Fn cos थीटा, और Fs वाला जो ये फोर्स है Fs, इसकी वजह से एक गया Fn sin थीटा और एक गया Fs cos थीटा। तो एक ध्यान से देखना, Fn sin थीटा ऊपर जा रहा है और एक Fs sin थीटा नीचे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इधर आ रहा है,
जो एफ एस का ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो भी इधर आ रहा है, तब जब दोनों फोर्स का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी इनका जो वेक्टर है उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गया। वहां पर यही बात लिखी गई थी। क्लियर है? अब समझ आ गया कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे ऐड हो गया। ठीक है, वहीं पहुंच जाते हैं हम अपना। नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे की बात क्या थी हमारी। हमारी बात ये थी कि भाई हाँ, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एन एफ एस आर इक्वल सो देयर वर्टिकल कंपोनेंट गेट कैंसिल्ड व्हाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप अलोंग पी आर। क्लियर है? अब आपको क्लियर हो गया जो इस लाइन का मीनिंग क्या है। आगे बढ़ता हूं। अब ऐड हो गए। अब देखो क्या होगा, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पी इज, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो यहां पर अपन का क्या था, देखो अब अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी पर निकालना मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोला इन्होंने, बी इक्वेटोरियल जो होगा वो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, वो होगा नेट फोर्स ऑन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट पी। यानी पॉइंट पी पर जो यूनिट नॉर्थ पोल रखा गया उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है, अब हमें पता है जो ये पॉइंट पी है इस पर कितनी फोर्स लग रही है, इस पर सिर्फ इधर फोर्स लग रही है, क्योंकि देखो इधर वाले तो कैंसिल आउट हो गए थे, इधर हमने माना था एफ एन, इधर माना था हमने एफ एस। ठीक है, अब जो हमने एफ एन और एफ एस माना था इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गए थे। क्या क्या थे वो, एफ एस कॉस थीटा और एक था एफ एन कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब पॉइंट पी पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जितना वहां पर मैग्नेटिक फोर्स है। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो गई, एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एन कॉस थीटा। सीधी सी बात है, क्योंकि एक उस वाले फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ एन कॉस थीटा प्लस एफ एन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 एफ एन कॉस थीटा, दोनों ऐड हो गए। अब देखो ध्यान से समझना आगे क्या होगा, 2 एफ एन फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अब हमें ये पता है एफ एन की वैल्यू हमने बी एक्सियल में भी की थी, वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल कितना लग रहा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स निकाल रहे होते हैं, यानी नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्यू एम और वहां से डिस्टेंस जो था एक्स स्क्वायर, यानी एफ एन की वैल्यू पुट कर दी। वरना चाहो तो पीछे से देख लो, जो एफ एन की वैल्यू थी वो अपन ने पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कहां कर दी, यहाँ पे एफ एन है। ठीक है, हमने एफ एन की वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम बाई एक्स। अब आता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी। अब तो ध्यान से समझना, डायग्राम के अंदर कॉस थीटा निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, कॉस थीटा। पॉइंट पी है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना था आर, ये डिस्टेंस कितना था पॉइंट बी से सेंटर तक का आर, साउथ पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है एल, क्योंकि बाकी का हम एल मानते हैं, क्योंकि एल प्लस एल 2L होता है मैग्नेटिक डाइपोल का डिस्टेंस। ये एल है, ये आर है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पे एंगल था थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं मैं, किसकी निकालता हूं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है, कॉस थीटा का बेस है ये, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एल, तो कॉस थीटा के बेस की जगह मैंने लगा दिया एल अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारी, 90 के सामने वाली होती है, 90 के सामने वाली। अब इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, वो था आपका एक्स, कितना था एक्स, तो एल का यूज हुआ, एक्स का हुआ, ये आर था। चूंकि अब मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, हाइपोटेनियस की, तो यानी इस पोल से लेकर पॉइंट पी का डिस्टेंस जो था वो था एक्स, तो यानी कि एल अपॉन एक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन एक्स लिख सकता हूं मैं, जहां पर cos थीटा लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकता हूं मैं, l अपॉन एक्स। तो मैंने पुट कर दिया cos थीटा इक्वल्स टू l अपॉन एक्स, तो वही फॉर्मूला आ गया 2 एज इट इज। एफ एन की वैल्यू पुट की म्यू नॉट अपॉन 4 बाई क्यू एम अपॉन एक्स स्क्वायर, वो ऑलरेडी लिखी हुई है। cos थीटा की वैल्यू पुट की l अपॉन एक्स। यहां तक अच्छे से बात हो गई क्लियर। तो ये अपन की बात हो गई बी इक्वेटोरियल। तो बी इक्वेटोरियल फॉर्मूला कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन, अब देखो एम कैसे आ गया, देखो ध्यान से समझना, इसको कैसे लिख सकते हो अपन लोग, अपन इसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू एल। तो देखो ध्यान से समझना, 2 इंटू एल इंटू क्यू एम, म्यू नॉट एज इट इज लिखा मैंने, 2 को मैं इधर ले आया, 2 इंटू क्यू एम इंटू एल अपॉन में क्या लगा नीचे 4 पाई एक्स स्क्वायर और एक और एक्स है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि 2 इंटू क्यू एम इंटू एल, क्यू एम इंटू 2L, यानी क्यू एम इंटू 2L कितना होता है एम, तो क्यू एम इंटू 2L की जगह आ गया एम, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, क्यू एम इंटू 2L, एम आ गया, नीचे क्या बचा 4 पाई एक्स क्यूब, नीचे बचा 4 पाई एक्स क्यूब। तो वैल्यू आई पहले म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई और नीचे आपका हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब बात आती है x क्या है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो x क्यूब है, यहाँ तो कुछ और लिख रहा है। अब x की वैल्यू लगा के हम यहाँ पुट कर देंगे, जो ये x है ना हमारा x स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो बन गया x क्यूब। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x कैसे निकला ध्यान से समझना, ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल, आप साफ साफ देख रहे हो। अगर मैं इसे इधर बनाऊं, ये एक ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस कितनी है r, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा मेरे भाई परपेंडिकुलर r। ये बेस कितना है l, तो बेस कितना हो जाएगा l, और ये कितना हाइपोटेन्यूज x। तो अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू को क्या लिखोगे नहीं कि x स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ कि ना, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो क्या मैं एक्स क्यूब की जगह जो मेरा ये फॉर्मूला आया है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, जब इसको सॉल्व किया तो यही तो आया, क्योंकि क्यू एम इंटू 2L तो एम बन गया, क्यू एम और 2 और एल, क्यू एम
2 और l, इन तीनों ने मिला के तो m बना दिया, म्यू नॉट एज इट इज रहा, 4 पाई एक्स क्यूब बना। अब देखो एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी आई है अभी एक्स की वैल्यू आई है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर वैल्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो अंडर रूट को क्या ले सकते हो, पावर 1/2। ये तो आपको पता होगा ना कि एक्स स्क्वायर अगर एक्स की अगर अंडर रूट एक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। नहीं पता तो अब सुन लो, अंडर रूट लगा लो किसी का या उस पे पावर 1/2 लगा लो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे बोलो अंडर रूट में एक्स चाहे बोलो एक्स की पावर 1/2, दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ठीक है भैया वैल्यू पुट कर दो, जैसे एक्स की वैल्यू लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो लिख के दिखा देता हूँ इसे थोड़ा, मैं इसे यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कितनी वैल्यू बची। अब देखो ध्यान से समझना, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा अपनी तो देखो कितना आएगा मेरा, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पे क्या है, मैं किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स क्यूब की, यानी देखो कितना बढ़ेगा, एक्स क्यूब है मेरा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ये मेरी किसकी वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है एक्स की, ये मेरी वैल्यू किसकी है, एक्स की। और इस पे क्या लगा हुआ है, होल क्यूब, क्योंकि भैया आर क्यूब था, वो सॉरी एक्स क्यूब था, तो एक्स की वैल्यू तो हो गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब एक्स पे क्या है, क्यूब, तो होल क्यूब। अब सॉल्व करना कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ब्रैकेट में क्या बचेगा अपन एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 3 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3/2। तो ये आपका बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चेक करना वही लिखा है लोगों ने कि नहीं लिखा, यानी कि जो बी इक्वेटोरियल आया है वो कितना आया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो वही आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर इतना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वेयर एम इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2l इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो तो वैल्यू पुट ही कर दी हमने, क्यू एम इंटू 2l की जगह पर एम पुट कर दिया ऊपर, ओके। अगेन फॉर अ शॉर्ट डाइपोल मैग्नेट, यानी ये वाला फॉर्मूला तो हो गया कि बी इक्वेटोरियल आपको निकालना है, अपना अच्छा खासा डाइपोल है, डाइपोल अच्छा खासा, इस बात का मतलब क्या है, उसकी लेंथ भी कंसीडर हो रही है और कोई पॉइंट पर है। पर ये कह रहा है मान लो डाइपोल बहुत छोटा है या फिर जो पॉइंट है जो आर है हमारा वो बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ को इग्नोर कर देंगे। तो अगर वही लगा हुआ फॉर शॉर्ट डाइपोल एल इज मच मच लेस देन आर, यानी जो आर है यानी कि ये सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस और एल क्या है, छोटा सा डिस्टेंस, तो आर बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू एल, तो क्या होगा, आर को इग्नोर कर देंगे, एल को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि एल इज मच मच लेस देन आर। ठीक है, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल कंडीशन क्या होगी, ठीक है ऐसे नोट करना, नोट कर लो फिर आगे लिखाता हूं मैं। ये बनका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, नॉर्मल डाइपोल की वजह से, शॉर्ट की वजह से नहीं, नोट कर लो फिर लिखाऊंगा शॉर्ट डाइपोल की वजह से। नोट कर लिया, ठीक है भाई। अब शॉर्ट डाइपोल की बात कर लेता हूं, शॉर्ट डाइपोल कैसे क्या हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब। कैसे हट गया, मैं लिख के दिखा देता हूं। फॉर्मूला क्या था मेरा, बी इक्वेटोरियल का था मेरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर ऊपर था 2m, नीचे था आर स्क्वायर, एक बार देख ले रहा हूं क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने खुद कहा कि L इज मच मच लेस देन R, यानी L इज मच मच लेस देन R, तो L को इग्नोर कर दो तो देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एज इट इज, 4 पाई एज इट इज, 2m एज इट इज, ठीक है 2m नहीं सॉरी m ही है, 2 को हटाओ सिर्फ m है, m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, L तो इग्नोर हो गया, तो अंदर नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्या बचा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। चेक करना वही फॉर्मूला है कि नहीं, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब, म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब अलोंग पी आर, अलोंग पी आर उसका डायरेक्शन बता रहा है, पी आर का डायरेक्शन क्या है, इधर बता रहे हैं, जैसे कि अपन का शॉर्ट डाइपोल था, पॉइंट पी इधर था, तो आर इधर साइड, पी आर, क्योंकि हमने क्या लिया था कि एक हमारी फोर्स ऊपर की तरफ थी, एक इस तरफ थी, तो हमारा एक फोर्स हमारी किधर थी, इस पॉइंट को देखें तो एक फोर्स हमारी इधर थी, एक इधर थी, तो हमारा क्या हुआ था भाई, मिड में से गया था, तो वही डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की, तो वही लिख दिया अलोंग पी आर। क्लियर है, तो पढ़ लेते हैं क्लियरली, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इज द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो निकल कर आ रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट निकल के आ रहा है। जैसे कि मैग्नेट कैसे थी हमारी मैग्नेट थी नॉर्थ साउथ, ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट वो किधर निकल के आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन, यानी पी आर, वो आ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, तो अपोजिट है, लेकिन एक्सियल पॉइंट पर दोनों सेम होते थे। क्लियर है मेरे भाई, तो वही लिखा है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मैग्नेटिक डाइपोल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सो वी कैन राइट बी इक्वेटोरियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इन्होंने साथ में लगा दिया नेगेटिव साइन। बहुत बच्चों को नेगेटिव साइन को लेकर कंफ्यूजन होता है कि सर नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया, भाई इसलिए लगा दिया कि जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो डायरेक्शन की बात करोगे,
अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है इधर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन है इधर, एक डायरेक्शन इधर, तो भैया दो जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो दो डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? तो क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन को अपोजिट करना पड़ेगा माइनस लगा के। या तो कह दो इस डायरेक्शन को इधर कर देता हूं, तो क्या करो इस डायरेक्शन में माइनस लगा दो, या फिर इस डायरेक्शन में माइनस लगा दो ताकि ये डायरेक्शन उलट के इधर हो जाए, ताकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, इसीलिए साइन लगाया। यानी साइन क्या बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ये बता रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अगर इधर डायरेक्शन में है तो अपन का मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों में अपोजिट होने की वजह से माइनस लगाया है। या ऐसे कह लो कि माइनस हमें यह बता रहा है कि बी इक्वेटोरियल का डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन से। सारी बातें क्लियर अच्छे से? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द बार मैग्नेट का एक्सप्रेशन कितना होता है, कितना होता है -μ0m/4πr³। ठीक है, और अगर ये किसके लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो पुराना वाला ले लो, r² + l² वाला। बिल्कुल क्लियर है? आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, आपका भाई मोस्ट वेलकम है। सीधा लिखो टॉपिक का नाम, जितना जल्दी पॉसिबल होगा उस टॉपिक पर मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, अपने नए चैप्टर तो नहीं, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।